हेलो गाइस। आज हम अपना पीएसएम का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। ये सबसे पहली स्टडी डिज़ाइन होती है और इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज़, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज़ इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस और पर्सन, एंड आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है। इसमें हम डिसीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्टडीज़ के बारे में पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबसे फर्स्ट फेज ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होता है कौन सा? डिस्क्रिप्टिव। और ये किस में हेल्प करता है? फॉर्मुलेशन में, हाइपोथेसिस के, और स्टडी क्या करने में? डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने में मदद करता है। ठीक है। हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी को, डिसीज़ की स्टडी को पढ़ने में मदद करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई न्यू डिसीज़ आई या डिसीज़ ऑफ अननोन एटियोलॉजी, तो सबसे पहली स्टडी डिज़ाइन किसकी करते हैं? डिस्क्रिप्टिव की करते हैं। ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टडी डिज़ाइन हम किसकी करते हैं? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी की। अब बात करते हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो देखो, टाइम के अकॉर्डिंग तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में होता है। दूसरा है पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, और तीसरा है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में क्या, जैसे कि एपिडेमिक हो गया तो ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में आता है। दूसरा है पीरियोडिक में, जैसे पीरियोडिक में होता है, जैसे कि साइक्लिकल हो गया या सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये पीरियोडिक में आते हैं। फिर तीसरा है लॉन्ग टर्म में आता है सेकुलर ट्रेंड। ठीक। अब एक एक करके हम तीनों पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? अकरेंस ऑफ द एपिडेमिक। अब इसमें कॉमन डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या कॉमन डेफिनेशंस होती हैं, जैसे एंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है। ठीक है। और सब पढ़ लेते हैं। तो एंडेमिक क्या होता है? कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज़ इन अ पॉपुलेशन। कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज़ इन अ पॉपुलेशन, यानी किसी पॉपुलेशन में लगातार कॉन्स्टेंटली कोई डिसीज़ अगर प्रेजेंट है तो उस डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक डिसीज़। और एपिडेमियोलॉजिकली इसको हम किस इसमें रिलेट करते हैं? टाइम, प्लेस या पर्सन। अब हमें पता ही है, हम डिस्क्रिप्टिव में पढ़ रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव में टाइम, प्लेस और पर्सन के अकॉर्डिंग हम किसी भी स्टडी को करते हैं। ठीक है। तो एंडेमिक क्या होता है? जो कॉन्स्टेंटली कोई डिसीज़ अगर प्रेजेंट होती है पॉपुलेशन में, और इसको हम टाइम, प्लेस और पर्सन के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। ठीक है। अब दूसरा है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? डिसीज़ अकर्स क्लियरली इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, यानी हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज़्यादा वो डिसीज़ एक्सेस में होती है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक डिसीज़। इसमें क्या होता है? मीन प्लस 2 SD। ठीक है। और इसमें मोर देन, अगर 80% ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, मान लो हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे 80% ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो हम उस डिसीज़ को क्या बोलते हैं? एपिडेमिक डिसीज़। और ये कब कब अकर हो सकती है? ये भी हो सकता है कि अकरेंस ऑफ इवन अ सिंगल केस ऑफ प्रीवियसली एलिमिनेटेड डिसीज़। अकरेंस ऑफ इवन अ सिंगल केस ऑफ प्रीवियस, मतलब कोई डिसीज़ जो प्रीवियसली एलिमिनेट हो चुकी है। ठीक है। प्रीवियसली एलिमिनेट है, उसका अगर कोई सिंगल केस भी दिख जाए तो उसको हम एपिडेमिक डिसीज़ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल पोलियो। हम पोलियो को ये मान के चलते हैं कि ये मतलब ख़त्म हो पोलियो के जो केसेस होते हैं प्रीवियसली एलिमिनेट हो चुके थे, लेकिन अब उसके सिंगल केसेस भी दिख जाते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि ये एपिडेमिक डिसीज़ है। या फिर अकरेंस ऑफ अ सिंगल केस ऑफ एक्जॉटिक डिसीज़। अकरेंस ऑफ द सिंगल केस ऑफ द एक्जॉटिक डिसीज़। तो अकरेंस ऑफ अ सिंगल केस ऑफ एन एक्जॉटिक डिसीज़। एक्जॉटिक डिसीज़ क्या होती है? जो मतलब किसी एक कंट्री पे नहीं होती बल्कि दूसरे अदर कंट्री या दूसरे जगह से आती है। एग्जांपल येलो फीवर। ठीक है। तो एंडेमिक और एपिडेमिक में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एंडेमिक क्या होती है? जो डिसीज़ कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होती है पॉपुलेशन में, और इसको हम लिंक करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस और पर्सन। वहीं जो एपिडेमिक होती है ये अकर्स होती है इन अ एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी मोर देन 80%, और अगर कोई प्रीवियसली एलिमिनेटेड डिसीज़ है, अगर उसका सिंगल केस भी दिख जाता है जैसे पोलियो, तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। या फिर कोई एक्जॉटिक डिसीज़ है, उसका भी सिंगल केस अगर दिख जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपिडेमिक डिसीज़। अब ये ग्राफ दिया है, नंबर ऑफ़ केसेस और टाइम के बीच का ग्राफ है। तो ये जो ये वाला कर्व है, ये कॉन्स्टेंटली वाला कर्व है, तो ये कौन सा हो गया? एंडेमिक। और वहीं अगर हम बात करें तो ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा एक्सेस में है तो इसको बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए आउटब्रेक क्या होता है? आउटब्रेक जो होता है ये एपिडेमिक से सिमिलर होता है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? लोकलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि एपिडेमिक की तरह ही होता है सिमिलर, बट इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह पे लोकलाइज्ड होता है। ठीक है। अब फिर बात करते हैं पेंडेमिक क्या होता है?
वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द केसेस, कोई भी डिसीज़ का अगर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसे हम बोलते हैं पैंडमिक। अब कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब कम से कम 2 कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस कर जाना चाहिए या 2 WHO स्पेसिफिक रीजन को क्रॉस कर जाना चाहिए। एग्जाम्पल HIV जो होती है एक तरह का पैंडमिक डिसीज़ होती है, मतलब एड्स जो होता है एक तरह का पैंडमिक डिसीज़ होता है। फिर बात करते हैं स्पोरेडिक की। स्पोरेडिक डिसीज़ क्या होती है, जिसका हैप्पैज़ार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पे बहुत ज़्यादा, कहीं पर बहुत कम, कहीं पर कुछ और कम, मतलब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो केसेस होते हैं वो एपिडेमियोलॉजिकली लिंक्ड नहीं होते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन, ठीक। अब एक्जॉटिक डिसीज़, वही एक्जॉटिक की बात कर रहे थे, वो डिसीज़ जो कभी पहले नहीं हुई है, मतलब कि जो उस जगह पर, उस कंट्री में या उस जगह पर पहले नहीं थी, पहली बार आई है। जैसे येलो फीवर की बात करें, इंडिया में इसका पहले कोई प्रेवलेंस केस नहीं था, लेकिन अब इसका जो है प्रेवलेंस, मतलब अब इसका केसेस मिलने लगे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हाइपर एंडेमिक। हाइपर एंडेमिक क्या होती है, वो डिसीज़ जो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होती है हाई इंसिडेंस या प्रेवलेंस रेट्स में, मतलब कि जो लगातार हाई इंसिडेंस या प्रेवलेंस रेट में, जैसे ये देखिए हाई इंसिडेंस और प्रेवलेंस रेट उसका लगातार हाई होता है, और ये अफेक्ट करती है ऑल एज ग्रुप्स को इक्वली। ऐसा नहीं कि बूढ़ों में ज़्यादा और बच्चों में ज़्यादा, मिडिल एज को कम, ये ऑल एज को इक्वली अफेक्ट करती है, ठीक है। जो एंडेमिक हमने देखा था, एंडेमिक तो था, वो कांस्टेंट तो था लेकिन वो हाई नहीं था, मगर जो हाइपर एंडेमिक है ये कांस्टेंट भी है और इसका हाई इंसिडेंस और प्रेवलेंस रेट है, ठीक है। अब बात करते हैं होलो एंडेमिक क्या होता है। होलो एंडेमिक होता है कि जैसे हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन बिगिनिंग अर्ली इन द लाइफ, मतलब हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन अर्ली इन द लाइफ में था, और ये अफेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द चाइल्ड या पॉपुलेशन को। फिर क्या होता है, इसका इक्विलिब्रियम स्टेट आता है, सच डैट एडल्ट पॉपुलेशन शोज द एविडेंस ऑफ डिसीज मच लेस कॉमनली देन डू चिल्ड्रन। क्या कह रहा है, मतलब ये ऐसी डिसीज़ है जिसका पहले तो क्या होता है कि हाई लेवल आता है बिगिनिंग में, फिर धीरे 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 आते आते ये इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, ठीक है। जिससे कि हम एडल्ट पॉपुलेशन जो होती है वो एविडेंस शो करती है उस डिसीज़ का, ठीक है। एग्जांपल जैसे मलेरिया। मलेरिया क्या होता है कि बिगिनिंग में जो होता है सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है, हाई इन्फेक्शन होता है, फिर धीरे धीरे ये इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, और एडल्ट पॉपुलेशन में ये कम कॉज करता है, बच्चों में ज़्यादा कॉज होता है, और इसमें जो है मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है यहाँ पर, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर बात करते हैं मीजोडेमिक। मीजो एंडेमिक क्या होता है, इसमें डिसीज़ जो होती है वो स्मॉल होती है और आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ होती है ऑफ वेरी इंटेंसिटीज़, मतलब डिसीज़ जो होती है वो स्मॉल आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ को अफेक्ट करती है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं ऑन एन एवरेज 30 to 40 केसेस ऑफ अ डिसीज़ एक्स इन द पॉपुलेशन, मतलब एक क्वेश्चन दिया है कि ऑन एन एवरेज 30 to 40 केसेस हैं डिसीज एक्स के पॉपुलेशन में हो रहे हैं। अब वहाँ पर 38 केसेस देखने को मिल गए, मतलब पहले 30 to 40 केसेस थे, अब वहाँ पर 38 केसेस देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये 30 to 40 के बीच में आ रहा है ना, यानी ये कॉन्स्टेंटली अफेक्ट कर रहा है। तो कॉन्स्टेंटली अफेक्ट के लिए कौन सा है, एंडेमिक। अगर मान लो ये 30 to 40 केसेस था, अब वहाँ पर 80 केसेस देखने को मिल गए, मतलब कि एक्सपेक्टेंसी से बहुत ज़्यादा, तो तब उसको हम एपिडेमिक केसेस कहेंगे। लेकिन यहाँ पर 38 ही देखने को मिल रहे हैं तो ये एंडेमिक हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एपिडेमिक कर्व की। एपिडेमिक कर्व क्या होता है, ये ग्राफिक डिपिक्शन होता है ऑफ द नंबर ऑफ आउटब्रेक केसेस बाय डेट ऑफ इलनेस ऑनसेट, मतलब कितने आउटब्रेक केसेस आए जिस दिन से इलनेस का शुरुआत हुई, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक कर्व। और ये इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, आउटब्रेक्स के बारे में, कितना आउटब्रेक हुआ इसका इंफॉर्मेशन देता है। अब इसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं, मतलब क्या क्या चेक करते हैं, पैटर्न ऑफ स्प्रेड, उस आउटब्रेक का मैग्नीट्यूड क्या है, उसका आउटलायर्स क्या है, टाइम ट्रेंड क्या है, एक्सपोजर क्या है डिसीज़ का, और उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ठीक है। ये सब जानकारी देता है हमें कौन, एपिडेमिक कर्व। अब टाइप्स की बात करते हैं, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है कॉमन सोर्स एपिडेमिक, दूसरा है प्रोपेगेटेड एपिडेमिक, और तीसरा है स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक। कॉमन सोर्स एपिडेमिक क्या होता है कि इसका सिंगल एक्सपोजर या पॉइंट एक्सपोजर होता है, ठीक है। सिंगल एक्सपोजर या पॉइंट एक्सपोजर, और कंटिन्यूस एक्सपोजर या मल्टीपल एक्सपोजर, 2 टाइप के होते हैं, सिंगल एक्सपोजर और कंटिन्यूस एक्सपोजर। फिर दूसरा आता है प्रोपेगेटेड एपिडेमिक। प्रोपेगेटेड एपिडेमिक में पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है, और क्या हो सकता है, आर्थ्रोपोड वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है, या एनिमल रिजर्वायर होते हैं, ठीक है। फिर तीसरे आते हैं स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक। अब इसमें हाई ईल्ड पॉइंट्स की अगर हम बात करें,
तो जो एपिडेमिक होता है वो कंटिन्यू होता है ओवर मोर देन वन इंक्यूबेशन पीरियड, मोर देन वन इंक्यूबेशन पीरियड तक कंटिन्यू होता है। मतलब किसमें वन मोर देन वन इंक्यूबेशन पीरियड होता है? पहला है कॉमन सोर्स या कंटिन्यूअस सोर्स, मल्टीपल एक्सपोजर। कॉमन सोर्स में कंटिन्यूअस या मल्टीपल एक्सपोजर का, और दूसरा प्रोपगेटेड वाला। मतलब इन दोनों में क्या होता है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो मोर देन वन इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। किसमें कॉमन में, कंटिन्यूअस एक्सपोजर और प्रोपगेटेड वाले में। इन दोनों एपिडेमिक में क्या होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड मोर देन वन होता है, ठीक है। अब सबसे पहले कॉमन सोर्स की बात करते हैं। तो कॉमन सोर्स में हमने दो पढ़े थे, कौन कौन से? पॉइंट सोर्स और सिंगल एक्सपोजर। तो पॉइंट सोर्स और सिंगल एक्सपोजर, और कॉमन सोर्स और कंटिन्यूअस एक्सपोजर। तो पॉइंट वाले की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि रैपिड राइज होता है और रैपिड फॉल होता है। जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रैपिड राइज हुआ फिर रैपिड फॉल भी हो गया, ठीक है, पॉइंट सोर्स में। और उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कितना होता है? वन इंक्यूबेशन पीरियड। और ये एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, यानी यहाँ पर क्लस्टरिंग ऑफ केसेस जो होते हैं एक ही इंक्यूबेशन पीरियड में अंदर आ जाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे केसेस आ जाते हैं एक ही बार में। और सिंगल पीक होता है यहाँ पर, कोई सेकेंडरी वेव नहीं होती यहाँ पर। और ये मोस्टली इन्फेक्शियस ओरिजिन का होता है, ठीक है, इन्फेक्शियस ओरिजिन का। एग्जाम्पल क्या है? फूड पॉइजनिंग। और कुछ होते हैं जो नॉन इन्फेक्शियस ओरिजिन के होते हैं, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजिडी हो गया, मिनीमाटा डिसीज़ जापान, चेरनोबिल ट्रेजिडी। क्वेश्चन आते हैं इन सब पे, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इन्फेक्शियस ओरिजिन में एग्जांपल क्या है? फूड पॉइजनिंग। और नॉन इन्फेक्शियस वाला इंपॉर्टेंट है कि भोपाल गैस ट्रेजिडी, मिनीमाटा डिसीज़ जापान में, और चेरनोबिल ट्रेजिडी, ठीक है। ये सब किसके एग्जांपल है? पॉइंट सोर्स और सिंगल सोर्स एपिडेमिक के। अब बात करते हैं कॉमन सोर्स एपिडेमिक एग्जांपल क्या है। कॉमन सोर्स में क्या होता है कि जैसे वहाँ पर क्या था, एक ही मतलब पीक था यहाँ पर, रैपिड राइज रैपिड फॉल। लेकिन यहाँ पर कॉमन सोर्स में क्या होता है? ग्रेजुअल राइज होता है, फिर प्लेट्यू फेज आता है, तब ग्रेजुअल फॉल होता है। और यहाँ पर जो केसेस होते हैं वो मोर देन वन इंक्यूबेशन पीरियड के होते हैं, ठीक है, डिसीज़। और वहाँ पर सिंगल पीक था, यहाँ पर मल्टीपल पीक्स होते हैं। वहाँ पर कोई भी सेकेंडरी वेव्स नहीं थी, यहाँ पर सेकेंडरी वेव्स पाई जाती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रेजुअली राइज कर रहा है, फिर प्लेट्यू फेज आ रहा है, फिर ग्रेजुअली फॉल डाउन भी कर रहा है, ठीक है। अब हम बात, और ये कैसा नेचर होता है इसका? नॉन एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। और ये स्मूथ राइज होता है और स्मूथ फॉल भी होता है इसका। और इसका जो प्लेट्यू फेज होता है वो प्रोलॉन्ग्ड प्लेट्यू फेज होता है इसका। और एपिडेमिक एक्सटेंडेड और इरेगुलर होता है। एपिडेमिक कंटिन्यूस अनलेस द सोर्स इज़ आइडेंटिफाइड। एपिडेमिक तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि सोर्स आइडेंटिफाइड नहीं हो जाता, कम्युनिटी सोर्स फाउंड, ठीक है। जब तक उसका सोर्स हमें पता नहीं लग जाता तब तक इसका जो एपिडेमिक होता है वो चलता ही रहता है। अब इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में क्या क्या आते हैं? जैसे गोनोरिया आउटब्रेक ड्यू टू कमर्शियल सेक्स वर्कर, गोनोरिया आउटब्रेक हो गया। कंटेमिनेटेड वेल पाइप ड्यू टू ह्यूमन एक्सक्रीटा। इन्फेक्टेड मिल्क मैन, जो दूध वाला देने आता है वो भी इन्फेक्शन हो सकता है, उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। इन्फेक्शियस कॉलरा और फूड बॉर्न टाइफाइड फीवर आउटब्रेक ड्यू टू कैरियर्स और कंटेमिनेटेड कैंड फूड्स, जो कैन वाले फूड्स होते हैं उससे क्या फैल सकता है? कॉलरा या टाइफाइड बॉर्न डिजीज। तो इसको एग्जाम्पल याद रखना, क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं सबके, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब तीसरा बात करते हैं कॉमन सोर्स लेकिन इंटरमिटेंट एक्सपोजर। हमने दो क्या पढ़े? कॉमन सोर्स पहला था पॉइंट सोर्स और सिंगल एक्सपोजर। इसमें हमने क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े? मतलब इन्फेक्शियस ओरिजिन और नॉन इन्फेक्शियस ओरिजिन। इन्फेक्शियस में क्या था? फूड पॉइजनिंग। और नॉन इन्फेक्शियस में क्या था? भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिनीमाटा डिसीज़ और चेरनोबिल ट्रेजेडी। कॉमन सोर्स और कंटिन्यूअस एक्सपोजर में हमने क्या पढ़ा? ग्रेजुअल राइज होता है, फिर प्लेट्यू फेज आता है, फिर ग्रेजुअल फॉल होता है, मोर देन वन इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मल्टीपल पीक्स होता है, नॉन एक्सप्लोजिव। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या पढ़े हमने? गोनोरिया आउटब्रेक्स ड्यू टू कमर्शियल सेक्स वर्कर, कंटेमिनेटेड वेल पाइप्स, इन्फेक्टेड मिल्क मैन, इन्फेक्शियस कॉलरा और फूड बॉर्न टाइफाइड फीवर इन द कैरियर्स और कंटेमिनेटेड कैंड्स फूड, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन सोर्स या इंटरमिटेंट एक्सपोजर। इंटरमिटेंट के मतलब क्या होता है कि जो कंटिन्यूस नहीं होते, मतलब रुक रुक के एक्सपोजर होता है जिनका, पहले कुछ दिन हुआ फिर कुछ दिन बाद हुआ, ठीक है, ऐसे। तो एक्सपोजर कैसा होता है? इंटरमिटेंट होता है यहाँ पर। और यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं होता, नो रिलेशन टू द इंक्यूबेशन पीरियड। और यहाँ पर भी मल्टीपल पीक्स बनते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि कंटेमिनेटेड फूड और टिंड प्रोडक्ट सोल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? ग्राफ यहाँ पर ऐसा
इंटरमीडिएट एक्सपोजर का ग्राफ है ना, तो यहाँ पर इस तरह बनता है ग्राफ, रुक रुक के ग्राफ बनता है, फिर ख़त्म हुआ, फिर बड़ा प्लेटियो फेज आया, फिर ग्रेजुअली फॉल किया, फिर बढ़ा, फिर ग्रेजुअली प्लेटियो फेज आया, फिर ग्रेजुअली फॉल किया। ठीक है, तो यानी यहाँ पर इंटरमिटेंट एक्सपोजर होता है और यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड से कोई रिलेशन नहीं होता है। मल्टीपल पीक्स होते हैं यहाँ पर भी। इसका एग्जांपल क्या है, कंटेमिनेटेड फूड और टिंड प्रोडक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब बात करते हैं प्रोपागेटेड एपिडेमिक्स की। प्रोपागेटेड एपिडेमिक्स क्या होते हैं, जिसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है, और ये मोस्टली इन्फेक्शियस ओरिजिन का होता है। यहाँ पर मल्टीपल स्पर्ट्स होते हैं, मतलब मल्टीपल इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो केसेस होते हैं वो ग्रेजुअल राइज होते हैं, फिर उसमें स्मॉल प्लेट्यू फेज होता है, और फिर ये ग्रेजुअली फॉल भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हार्ड इम्यूनिटी देखने को मिलती है, मतलब कि जैसा कि हमने पिछले इसमें पढ़ा था कंटिन्यूस वाले में, यहाँ पर ग्रेजुअल राइज था, फिर प्लेट्यू फेज था, यहाँ पर लार्ज प्लेट्यू फेज आता है, फिर ग्रेजुअली फॉल करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रोपागेटेड में, तो प्रोपागेटेड में क्या होता है कि यहाँ पर ग्रेजुअल राइज होता है, लेकिन जो प्लेट्यू फेज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है और ग्रेजुअली फॉल करता है। और इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है कि यहाँ पर सबसे टॉलर पीक्स होते हैं, टॉलर पीक होता है यहाँ पर। इसका एग्जांपल क्या है, हेपेटाइटिस ए का एपिडेमिक, या पोलियो का एपिडेमिक, या वेक्टर बॉर्न डिसीज़ हो गया, कोविड हो गया। कोविड किस में आता है, कोविड किस में आता है, प्रोपागेटेड एपिडेमिक्स में। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, मोस्टली इन्फेक्शियस ओरिजिन, मल्टीपल स्पर्ट्स, ग्रेजुअली राइज ऑफ केसेस, फिर स्मॉल प्लेट्यू फेज आता है, ग्रेजुअली फॉल करता है, तब से टॉलर पीक होता है यहाँ पर। और हेपेटाइटिस ए, पोलियो का एपिडेमिक, वेक्टर बॉर्न डिसीज़ और कोविड भी इसी में आता है। ठीक है, अब देखिए कुछ ये कॉमन ग्राफ दिया है, जैसे पॉइंट सोर्स में क्या है कि ग्रेजुअली मतलब पीक राइज फॉल और करता है। ठीक है, मतलब पीक पे जाता है फिर फॉल करता है। ठीक है, सडनली। लेकिन कंटिन्यूस में क्या होता है, ग्रेजुअल राइज करता है, फिर प्लेट्यू फेज आता है, फिर उसके बाद फिर ग्रेजुअल फॉल करता है। प्रोपागेटेड में क्या होता है कि इंटरमिटेंट एक्सपोजर होता है, तो यहाँ पर रुक रुक के आता है, फिर ग्रेजुअली फॉल, प्लेट्यू फेज, फिर फॉल किया, फिर बढ़ा, फिर फॉल किया, फिर ठीक है, यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड से कोई रिलेशन नहीं होता है यहाँ पर। फिर उसके बाद आता है इंटरमिटेंट एक्सपोजर। तो इंटरमिटेंट में क्या, अच्छा ये सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। प्रोपागेटेड में क्या होता है कि प्रोपागेटेड में मतलब इंक्रीज तो होता है ग्रेजुअली, लेकिन जो प्लेट्यू फेज है बहुत ही स्मॉल होता है, फिर ग्रेजुअली फॉल कर जाता है। ठीक है, और सबसे टॉलर पीक से यहीं पर होता है, टॉलर पीक से यहीं पर होता है। और इंटरमिटेंट एक्सपोजर में क्या होता है कि यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड से कोई रिलेशन नहीं होता है, और यहाँ पर मतलब रुक रुक के एक्सपोजर होता है यहाँ पर डिसीज़ का। अब बात करते हैं मिक्स्ड आउटब्रेक पैटर्न की। मिक्स्ड आउटब्रेक पैटर्न क्या होता है, इट इन्वॉल्व बोथ द कॉमन सोर्स आउटब्रेक एंड द सेकेंडरी प्रोपागेटेड स्प्रेड टू अदर्स, यूजुअली हाउस होल्ड मेम्बर्स। मतलब यहाँ पर कॉमन सोर्स आउटब्रेक भी इन्वॉल्व होता है और सेकेंडरी प्रोपगेशन भी होता है यहाँ पर, और ये यूजुअली हाउस होल्ड मेम्बर्स को होता है। इसका एग्जांपल क्या है, मैनी फूड बॉर्न पैथोजेंस, जैसे कि नोरो वायरस, हेपेटाइटिस ए, शिगेला, इकोलाई। हेपेटाइटिस ये यहाँ पर भी था एपिडेमिक में, प्रोपागेटेड वाले में, और हेपेटाइटिस ए यहाँ पर भी आता है। ठीक है, अब गोल्डन पॉइंट्स कुछ होते हैं, कॉमन पॉइंट्स ये है यहाँ पर, पॉइंट सोर्स या सिंगल सोर्स के बारे में, कॉमन सोर्स एक्सपोजर के बारे में, और प्रोपागेटेड में समरी दी गई है। पॉइंट सोर्स में क्या होता है, रैपिड राइज और रैपिड फॉल होता है। कॉमन सोर्स में क्या होता है, ग्रेजुअल स्मूथ राइज और ग्रेजुअल फॉल होता है। प्रोपागेटेड में भी क्या होता है, ग्रेजुअल लेकिन अनस्मूथ राइज केसेस। ठीक है, फिर तो मल्टीपल स्पर्ट्स, मल्टीपल स्पर्ट्स मतलब क्या होता है, मोर देन वन इंक्यूबेशन पीरियड। और कॉमन सोर्स कंटिन्यूस एक्सपोजर में भी मोर देन वन इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और पॉइंट सोर्स में केवल वन इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और पॉइंट सोर्स वाला एक्सप्लोजिव होता है, और बाकी दोनों ही कैसे होते हैं, नॉन एक्सप्लोजिव होते हैं। पॉइंट सोर्स में सिंगल पीक देखने को मिलता है, और इन दोनों में मल्टीपल पीक्स। यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी वेव्स नहीं होती पॉइंट सोर्स में, लेकिन कॉमन सोर्स और प्रोपागेटेड में सेकेंडरी वेव्स देखने को मिलती हैं। और पॉइंट सोर्स में रैपिड राइज और रैपिड फॉल है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी प्लेट्यू फेज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कॉमन सोर्स और प्रोपेगेटेड सोर्स में प्रोलॉन्ग्ड प्लेट्यू फेज देखने को मिलता है, और वेरी शॉर्ट प्लेट्यू फेज यहाँ पर देखने को मिलता है प्रोपेगेटेड में। पॉइंट सोर्स में क्या होता है, सिंगल टॉल पीक होता है, लेकिन कॉमन वाले में क्या होता है, मल्टीपल शॉर्ट पीक्स होते हैं। और प्रोपेगेटेड में क्या होता है, टॉलर पीक्स होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें तो जो इन्फेक्शन होता है, एग्जाम्पल इन्फेक्शंस मोस्टली फूड पॉइजनिंग हो गया इसका एग्जाम्पल। और नॉन इन्फेक्शियस में तीन चीज़ें बताए थे, भोपाल गैस ट्रेजेडी और मिनीमाटा डिसीज़ और चेरनोबिल इंसिडेंट। ठीक है,
और दूसरा है कंटिन्यूस का एग्जांपल क्या है, कंटेमिनेटेड वेल विद द ह्यूमन एक्सक्रीटा, कमर्शियल सेक्स वर्कर का गोनोरिया आ जाता है, इन्फेक्टेड मिल्क मैन भी हो सकता है, इन्फेक्टेड मिल्क मैन भी हो सकता है, ठीक है। अब तीसरा है कि प्रोपागेटेड का एग्जांपल क्या है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, हेपेटाइटिस ए का, पोलियो का, और भी अदर एग्जांपल यहाँ पे पढ़ा था हमने। वेक्टर बॉर्न डिसीज़ हो गया, कोविड हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, वेक्टर बॉर्न डिसीज़ हो गया, और यहाँ पर कोविड भी हो सकता है, ठीक है, कोविड, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पीरियोडिक फ्लक्चुएशन ऑफ डिसीज़। पीरियोडिक फ्लक्चुएशन में तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी, साइक्लिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब दो चीज़ें पढ़ी थी, साइक्लिकल और सीजनल। अब साइक्लिकल की सबसे पहले बात करें तो साइक्लिकल में क्या होता है, अलग अलग टाइप की डिसीज़ रहती हैं, जैसे मीजल्स, मीजल्स इन अ अनवैक्सीनेटेड एरिया, तो कितना इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 3 ईयर्स। रूबेला की बात करें तो रूबेला का कितना होता है 4 to 7 ईयर्स, और इन्फ्लुएंजा का कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 10 ईयर्स, ठीक है। अब साइक्लिकल डिसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन में ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये इस टाइप का ग्राफ होता है, मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक है। और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें जो सीजनल वाइज आकर होते हैं, जैसे विंटर की बात करें तो विंटर में होता है रेस्पिरेटरी इलनेस, समर में होता है जीआई इन्फेक्शन और हीट स्ट्रोक, और मानसून में होता है वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और स्प्रिंग में क्या होता है एलर्जीज, ठीक है। विंटर में क्या होता है रेस्पिरेटरी इलनेस, समर में क्या होता है जीआई इन्फेक्शंस और हीट स्ट्रोक हो सकता है, या मानसून में क्या होता है वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और स्प्रिंग में क्या होता है एलर्जीज हो सकती है। तो ये क्या हो गया सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की फ्लक्चुएशन की। तो लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन क्या होता है कि इसमें सेकुलर डिसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकुलर डिसीज़ का मतलब क्या होता है कि केस जिसके बढ़ते घटते रहते हैं ओवर डिकेड, मतलब जिस केसेस जिसके मतलब पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं ओवर डिकेड्स। प्रोग्रेसिव डिसीज़, प्रोग्रेसिव चेंज इन द डिसीज़ अकर, यहाँ पे प्रोग्रेसिव चेंज होता है। और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन देखने को मिलता है यहाँ पर, शिफ्ट ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज़ टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, शिफ्ट ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज़ टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ ओवर डिकेड्स, ठीक है। ये ग्राफ दिया है यहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, इसमें क्या होता है कि जो मतलब प्रोग्रेसिव चेंज होता है, मतलब बढ़ता रहता है चेंजेस। और वहीं अगर बात करें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए, कनाडा, जापान, यहाँ सब में क्या होता है डिक्रीज़ करता है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज़। अब बात करते हैं प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटरनेशनल वेरिएशन में क्या होता है, जैसे जापान में स्टमक कैंसर जो है बहुत ही कॉमन है, मतलब प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो डिसीज़ अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लेस पर अपने हिसाब से वेरी करती है। जैसे जापान में स्टमक कैंसर मोर कॉमन है। डेवलप्ड नेशन में मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होता है। रूरल इंडिया की बात करें तो इसमें सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन होता है। तो ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अलग अलग डिसीज़ का प्रेवलेंस है। नेशनल वेरिएशन की बात करें जैसे मलेरिया हो गया, मलेरिया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो है ज़्यादा पाया जाता है। अब ये कंट्री के अंदर की बात करें नेशनली, जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस जो होता है वो काला जार, ये बिहार और झारखंड में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये नेशनल वेरिएशन है। अब रूरल और अर्बन वेरिएशन की बात करें तो रूरल में क्या हो गया, जैसे माइकोसिस और जूनोटिक इन्फेक्शन, ये रूरल में ज़्यादा पाए जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन है। और अर्बन की बात करें तो अर्बन में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये ज़्यादा प्रेवलेंस होता है यहाँ पर। और लोकल वेरिएशन की बात करें जैसे जॉन स्नो, तो ये स्पॉट मैप में देखने को मिलता है, ठीक है। और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे कॉलरा एपिडेमिक इन लंदन, लंदन में लोकली क्या होता है कॉलरा एपिडेमिक हो जाता है। अब बात करते हैं पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन की। ये तो हो गया प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब पर्सन की बात करें तो पर्सन में क्या होता है कि पर्सन में एज, सेक्स, रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और बिहेवियर, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है किसी भी डिसीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे पहले अगर हम बात करें तो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे मीजल्स का होता है 6 मंथ to 3 ईयर डिस्ट्रीब्यूशन, चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है अप टू 10 ईयर्स, डिप्थीरिया क्या होता है अप टू 5 ईयर्स, रूबेला का कितना होता है इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 10 ईयर्स, और मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का कितना होता है 3 to 12 मंथ्स, और डायरियल डिसीज़ का कितना होता है अप टू 5 ईयर्स, और पोलियो का कितना होता है 6 मंथ to 3 ईयर्स। तो ये एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मतलब 6 मंथ to 3 ईयर्स मतलब अलग अलग एज के अफेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज, जैसे कि हॉजकिन लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा में क्या होता है कि पीक आता है यहाँ पर 15 to 35 ईयर्स में और 50 ईयर्स में, मतलब पहले बच्चों को मतलब जो एडोलेसेंट स्टेज से लेकर 35 ईयर्स तक के अफेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद 50 ईयर्स में अफेक्ट करते हैं, मतलब इस तरह ग्राफ बनता है यहाँ पर ऐसे इस तरह, ठीक है, बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर।
फिर अब बात करते हैं स्टेप्स क्या क्या होते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइन में। तो जैसे हमने पिछले वाले में पढ़ा था मतलब किसी भी डिजीज़ को पहचानने के लिए स्टडी डिज़ाइंस के लिए क्या स्टेप्स थे, अब इसमें डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन को पहचानने के लिए क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करो पॉपुलेशन को जो हम पढ़ रहे हैं, फिर डिफ़ाइन करो डिसीज़ को अंडर स्टडी, फिर डिस्क्राइब करो इन द टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस और पर्सन, फिर उसको डिसीज़ को मेज़र करो, फिर कंपेयर करो उसको विद द नोन इंडिसेस, ठीक है, कंपेयर करो उसको, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ एन एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। तो 6 स्टेप्स हैं यहाँ पर। पहला है डिफाइन द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, फिर दूसरा है डिफाइन द स्टडी अंडर पॉपुलेशन, डिफाइन द डिसीज अंडर स्टडी, और डिस्क्राइब द डिसीज़ बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन, फिर चौथा है कि मेजरमेंट ऑफ द डिसीज़, फिर पांचवा है कंपेयरिंग विद द नोन इंडिसेस, फिर छठा है फॉर्मुलेशन ऑफ द एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। अब स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक क्या है। सबसे पहला है कि वेरिफिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस, मतलब अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करना है एपिडेमिक का तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिफिकेशन करो डायग्नोसिस का। फिर दूसरा क्या है, कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ द एपिडेमिक, डिफाइन द पॉपुलेशन एट रिस्क। चौथा क्या है, रैपिड सर्च ऑफ ऑल केसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर पांचवा है डेटा एनालिसिस करो। फिर छठा क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी डिस्क्रिप्टिव स्टडी। फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, फिर इवेल्युएशन ऑफ द एटियोलॉजिकल फैक्टर, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क, फिर राइटिंग अ रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, वेरिफिकेशन करो, फिर क्या करो, कंफर्म करो एग्जिस्टेंस है कि नहीं, फिर तीसरा है डिफाइन द पॉपुलेशन एट रिस्क, फिर इसके बाद चौथा क्या है कि उसमें सर्च करो ऑल द केसेस ऑफ एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर पांचवा है डेटा एनालिसिस करो, फिर उसके बाद एनालिसिस होने के बाद हाइपोथेसिस पे आते हैं। हाइपोथेसिस में पहला क्या था, फॉर्मुलेशन था, उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे थे। फिर उसके बाद टेस्टिंग था, टेस्टिंग में हम एनालिटिकल स्टडी कर रहे थे। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, इवैल्यूएशन ऑफ द एटियोलॉजिकल फैक्टर, इवैल्यूएशन कर रहे थे। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पॉपुलेशन एट रिस्क, फिर लास्ट में राइटिंग करो रिपोर्ट, राइट अ रिपोर्ट, ठीक है। ये पूरा स्टेप्स है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एपिडेमिक्स। अब हाई यील्ड पॉइंट्स क्या क्या हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक क्या है, कन्फर्म द डायग्नोसिस। क्वेश्चन, कन्फर्म द डायग्नोसिस जो होती है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है किसमें, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक। व्हेन शुड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक स्टॉप्ड, कब हमें स्टॉप करना है इसको, जब कोई भी नो न्यू केस अकर्स फॉर ट्वाइस द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अ डिसीज फ्रॉम द अकरेंस ऑफ द लास्ट केस। मतलब जैसे कोई डिसीज़ का मान लो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 2 साल, और अगर हमें कहना है कि ये डिसीज़ मतलब एंडेमिक नहीं है, तो हम कम से कम उसका ट्वाइस द इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि कम से कम 4 साल तक हम चेक करेंगे। अगर उसका कोई भी नया केस नहीं मिलता है तब जाकर हम कहेंगे कि वो डिसीज़ कैसी है, मतलब एंडेमिक नहीं है, एपिडेमिक नहीं है। अब वो डिसीज़ का फिर एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और प्रीलिमिनरी स्टडी ड्यूरिंग द आउटब्रेक, तो डिस्क्रिप्टिव फिर केस कंट्रोल। सबसे पहला फर्स्ट फेज़ क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव, फिर उसके बाद हम करते हैं केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। जैसे पहला है, स्टडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिसीज़ और हेल्थ रिलेटेड characteristics in the human population and identifying the characteristics with which disease seems to be associated। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज़ के बारे में स्टडी करना और हेल्थ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसीज सीम्स टू बी एसोसिएटेड। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। फॉलोइंग आर द डिसीज़ फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन में बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ केसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट मैच। जैसे एग्जांपल देखो, नंबर ऑफ केसेस लास्ट वीक कितने थे, 52, और दिस वीक कितना है, 53, यानी 52 थे फिर 53 हो गए। तो ये कांस्टेंट ही एक तरह से देखा जाए, तो ये कांस्टेंट मतलब क्या होता है, एंडेमिक, ठीक है। अब नंबर ऑफ केसेस लास्ट वीक थे 3, अब कितने हैं, 52, मतलब 3 से 52 हो गए, यानी काफ़ी बढ़ गया, रैपिड राइज। तो ये क्या हो गया, एपिडेमिक, ठीक है। अब तीसरा है, नंबर ऑफ केसेस लास्ट वीक थे 7,
अब प्रेजेंट वीक में है 1, मतलब 7 से 1 हो गया, यानी ये क्या हो गया, कम हो गया, मतलब जो बढ़ते घटते रहते हैं। तो पहला हो गया एंडेमिक, दूसरा एपिडेमिक, तीसरा स्पोरेडिक। ठीक है, स्पोरेडिक। तो कितने हो गए, एंडेमिक, एपिडेमिक और स्पोरेडिक, तो पहला ही सही लग रहा है। पैंडेमिक इज डिफाइंड एज द, पैंडेमिक क्या होता है, इन केस ऑफ एन एपिडेमिक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पैंडेमिक इज डिफाइंड एज द, पैंडेमिक क्या होता है, जो कि लार्ज कॉन्टिनेंट्स, मतलब मोर देन 2 कॉन्टिनेंट्स में होता है और WHO पॉपुलेशन में होता है, तो यानी एपिडेमिक इन द लार्ज पॉपुलेशन, ये सही आंसर होगा। ठीक है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन द केस ऑफ एपिडेमिक 3 विलेजेस आर अफेक्टेड, 3 विलेजेस अफेक्टेड हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली बाय द टाइफाइड केसेस। अपॉन स्टडी इट इज़ फाउंड दैट 1 मिल्कमैन गोइंग टू ऑल द 3 विलेजेस, विच टाइप ऑफ एपिडेमिक। अब देखो, एक मिल्कमैन से फैल रहा है, तो यानी सबसे पहले ये जानो कि ये कॉमन सोर्स है इसका। ठीक है, कॉमन सोर्स है, कॉमन सोर्स है तीनों का। अब यहाँ पर मिल्कमैन है, तो मिल्कमैन हमने किस में पढ़ा था, एग्जाम्पल कंटिन्यूअस एक्सपोजर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन, क्योंकि मिल्कमैन तो डेली आता है ना दूध देने। फिर बात करते हैं, ऑल आर ट्रू अबाउट द पॉइंट सोर्स एपिडेमिक एक्सेप्ट, पूछ रहा है पॉइंट सोर्स का। तो एपिडेमिक कर्व जो है राइजेस एंड फॉल शार्पली, बिल्कुल सही लिखा है। क्लस्टरिंग ऑफ केसेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, ये गलत लिखा है। पर्सन टू पर्सन किस में था, प्रोपागेटेड में। ऑल द केसेस डेवलप विद इन अ 1 इंक्यूबेशन पीरियड, बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंक्रीज द अकरेंस ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ऑन द वीकेंड्स इज डिस्क्राइब्ड। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कब हो रहा था, मानसून के केसेस में ना, मानसून। तो इसमें क्या है, एक तरह का कैसा ट्रेंड है ये, मतलब सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सीजनल लेकिन ट्रेंड कैसा है ये, वीकेंड्स में हो रहा है, वीकेंड्स में। देखिए यहाँ पर ये सीज़न नहीं है, गलत हो गया, हमें यहाँ पर सीजनल वेरिएशन नहीं देखना, यहाँ पर क्या है, वीकेंड्स दिखा रहा है, वीकेंड्स, यानी वीकेंड्स तो बार बार आता है ना, साइक्लिकल ट्रेंड होता है, तो यानी ये ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, BCD। ठीक है, अब इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक कैन अकर एवरी 7 to 10 ईयर्स ड्यू टू एंटीजेनिक वेरिएशन ऑफ द वायरस। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक हो रहा है कब, एवरी 7 to 10 ईयर्स। तो एवरी 7 to 10 ईयर्स मतलब कि ये साइक्लिकल हो गया ना, हर 7 से 10 साल में हो रहा है, तो ये तरह का कैसा ट्रेंड है, साइक्लिकल ट्रेंड। ग्रेजुअल वेरिएशन या प्रोग्रेशन इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर इज रेफर टू एज, मतलब ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हो रहा है नंबर ऑफ केसेस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, तो ये किस टाइप का है, सेकुलर ट्रेंड है, ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहा है वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, इसका आंसर डी हो गया। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आगे के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको नए नए नोटिफिकेशन डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।